Let's talk about year 1988. That was a beautiful year because तब मैं पैदा नहीं हुआ था and honestly I would have preferred that. And other than me not existing, उस साल एक और अच्छी चीज हुई थी and that was Akira. Cyberpunk as a genre काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेक्ट्रम है because ये काफी ज्यादा स्पेसिफाइड और लिमिटेड है। एक साइबरपंक सेटिंग को आप इजीली किसी भी मूवी या शो में आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें कि साइबर का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा साइ-फाई फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, यूजुअली डिस्टोपियन, और कुछ लोग जो ऐसे वर्ल्ड के सिस्टम और अथॉरिटी के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, जिन्हें कहते हैं पंक्स। So that makes it cyberpunk. साइबरपंक जॉनरा की एक्चुअली शुरुआत कब हुई, ये बात एक्चुअली काफी ज्यादा डिबेटेबल है, बट मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा अगर मैं ये कहता हूँ कि जापानीज एनिमेटेड फिल्म अकीरा इज द पीक डेफिनेशन ऑफ साइबरपंक। ऑल्दो हॉलीवुड ने भी काफी सारे बेंचमार्क सेट कर रखे हैं लाइक द मैट्रिक्स और ब्लेड रनर, बट अगर आप गूगल पर जाओगे एंड सर्च एनीथिंग अबाउट साइबरपंक, इट विल शो यू अकीरा बिफोर एनीथिंग। इन सब बातों से मैं सिर्फ यही पॉइंट रखना चाह रहा हूं कि एनिमे हैज नेल्ड साइबरपंक, नॉट जस्ट अकीरा। वी हैव सो मेनी मेमोरेबल टाइटल्स, घोस्ट इन द शेल 1995, फूली कूली, गुरेन लगान, एंड नाउ साइबरपंक एज रनर्स बाय नेटफ्लिक्स। तो एज रनर्स पर ज्ञान खोदने से पहले मेरे जो एनिमे के साथ पर्सनल रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, एंड इट इज नॉट गोइंग वेरी वेल। किसी भी सीजनल एनिमे के अराउंड चाहे तुम कितनी भी हाइप मचा लो, समय का पहिया आता है और उन्हें कुचल कर आगे निकल जाता है। जिस जापानी कार्टून में तुम अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे होते हो, उसका खुद का पर्पस काफी ज्यादा मोमेंट्री होता है। साफ शब्दों में एनिमे इज बोरिंग, बट इट हैज ऑलवेज बीन। सो देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक हम बड़े हो गए हैं एंड हमें चीजें उतनी इजीली फैसिनेट नहीं करती, ऑल्सो हमारे पास चीजों को लेकर उतना ज्यादा सोचने का टाइम नहीं रहता। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप माई एक्सपेक्टेशंस लो। बट साइबरपंक का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ओरिजिनल वर्क, सो नो अननोइंग मांगा रीडर्स, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि साइबरपंक की पोस्ट रिलीज हाइप उसकी प्री रिलीज हाइप से ज्यादा थी। यूजुअली ज्यादातर एनिमे के साथ उल्टा होता है बिकॉज अनोइंग मांगा रीडर्स, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, विच मीन्स दैट काफी हद तक ये हाइप जेन्युइन थी। सो साइबरपंक वाज अ मस्ट चेक आउट एंड आई डिड, एंड लेट्स सी हाउ डिड इट गो। तो एपिसोड देखते ही सबसे पहली जो चीज थी जिसने मुझे इंस्टेंटली स्ट्राइक किया वो थे इस एनिमे के विजुअल्स। एनिमेशन की बात तो छोड़ दो, वो काफी अच्छी है ही, बट द आर्ट स्टाइल इज वेरी वेरी यूनिक। कैरेक्टर्स चाहे फोरग्राउंड हो या फिर बैकग्राउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्क्रीन टाइम, हर किसी को बहुत ही ज्यादा केयरफुली क्राफ्ट किया गया है। ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम टेल देयर स्टोरी जस्ट बाय बीइंग देयर। उन्हें किसी भी डायलॉग, मोनोलॉग या फिर बैक स्टोरी की जरूरत नहीं है। यू विल लाइक देम राइट अवे। एनिमे का कलर पैलेट भी एज एक्सपेक्टेड काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, और इतनी ज्यादा रंग बिरंगी दुनिया में जब ये खूबसूरत म्यूजिक ऐड किया जाता है, इट जस्ट फील्स सो रिलीविंग। जब आप एपिसोड देखना शुरू करते हो तो काफी ज्यादा सुकून भरी सी फीलिंग आती है। यू जस्ट फील लाइक कि नथिंग कुड एब्सोल्युटली गो रॉन्ग। एज रनर्स की दुनिया जितनी ज्यादा हाईटेक और साइंटिफिकली एडवांस्ड है, उससे कहीं ज्यादा अनफॉरगिविंग और डिस्टोपियन है। मरना तो बहुत छोटी बात है, यहाँ पर मरे हुए को कफन भी नसीब नहीं होता है, बिकॉज बॉडी ही साबुत नहीं बचेगी तो कफन का क्या करोगे। एक डिस्टोपिया होता है जो लोगों को बाहर से मारता है, एक डिस्टोपिया होता है जो लोगों को बाहर और अंदर दोनों तरह से मारता है। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा डिस्टोपिया है जो इंसानों को फिजिकली और इमोशनली टॉर्मेंट कर देता है, एंड यू कुड आर्ग्यू दैट दिस इज द वर्स्ट अ डिस्टोपिया कुड गेट, बट ऐसा नहीं है। साइबरपंक इज एक्चुअली फार वर्स। लेट मी एक्सप्लेन। अटैक ऑन टाइटन की दुनिया इनहेरेंटली काफी ज्यादा अनफॉरगिविंग है। यहाँ पर बड़े से बड़े पोजीशन पर बैठा इंसान भी सेफ नहीं है। ये दुनिया काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, तो फिर यहाँ पर सर्वाइवल उतना ज्यादा ट्राइवियल टॉपिक नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, साइबरपंक एक ऐसी दुनिया जिसे पावरफुल पीपल और अमीरजादों ने मिलकर बाय चॉइस अनफॉरगिविंग बनाया है। एक ऐसा वर्ल्ड जो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, जहाँ पर अमीर और पावरफुल लोग बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। उन्हें लिटरली किसी चीज के लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो पैसे देकर फिजिकल स्ट्रेंथ खरीद सकते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर आपको ऐसी दुनिया में बस बेसिक सर्वाइवल के लिए जूझना पड़े, तो उससे ज्यादा टॉर्मेंटिंग क्या हो सकता है। उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा जो हर किसी के लिए है ही नहीं। शिट सक्स मैन फॉर डेविड एंड हिज मॉम। डेविड इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जो कि अपनी मॉम के साथ रहता है, और वो दोनों काफी ज्यादा गरीब हैं और ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। डेविड की मॉम एड़ी चोटी का जोर लगा देती है डेविड को एक बड़े स्कूल में पढ़ाकर एक बड़ा आदमी बनाने के लिए, ताकि वो एक अच्छी लाइफ लीड कर सके। बट वन डे गेस व्हाट हैपेंस? Yes, his mom dies. डेविड जिस स्कूल में पढ़ता था वो एक्चुअली उन्हीं लोगों का स्कूल था जिन्होंने इस दुनिया को एक डिस्टोपिया बना रखा है। सो डेविड एक्चुअली हेटेड गोइंग देयर, एंड जब डेविड की मॉम मर जाती है तो वो वहां पर जाना भी छोड़ देता है और निकल जाता है ऑन अ जर्नी टू बिकम द ग्रेटेस्ट हीरो एंड सेव द वर्ल्ड। 9 एनिमे की स्टोरी एक्चुअली काफी ज्यादा अनआइडियलिस्टिक है, जो कि कोई गलत बात तो नहीं है, इट्स अ चॉइस। लेकिन सिंस किसी भी कैरेक्टर के बहुत ज्यादा बड़े और टू रूट फॉर टाइप गोल्स नहीं है, तो स्टोरी का स्केल काफी हद तक लिमिटेड सा ही रह जाता है।
तो दुनियादारी की खुन्नस में डेविड अपने शरीर में मॉडिफिकेशंस करवा लेता है एंड बन जाता है साइबर बॉय। He has very cool superpowers. He moves really fast, creating after images. Yeah. साइबर बॉय। तो एक दो एपिसोड्स तक गली के गुंडे बदमाशों पर खुन्नस निकालने के बाद हमारे साइबर बॉय के जीवन में आती है साइबर कन्या लूसी। और इस पॉइंट पर ही स्टोरी की असली शुरुआत होती है जब डेविड एक सर्टन गैंग से यूनाइट होता है और इस सर्टन गैंग का नाम ही होता है एज रनर्स, जो कि बेसिकली ऑड जॉब्स का ही एक्सप्लिसिट वर्जन है और वो गोरे मन के साथ काले काम करते हैं। इस गैंग में इजिली 4-5 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, बट उनके बीच भी 2 ऐसे कैरेक्टर्स थे जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहे। फर्स्ट वाज गैंग का लीडर मेन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल लीडर और डेविड के लिए एक फादर फिगर की तरह एक्ट करता है। यू विल लाइक हिम राइट अवे। एंड ऑल्सो रिबेका, वेल शी इज अ गर्ल, शी इज स्मॉल एंड नो अदर रीजंस। तो ग्रुप से यूनाइट होने के बाद स्टोरी प्रीटी मच सेटअप हो जाती है एंड उसके बाद जो अनफोल्ड होता है दैट्स द मेन थिंग। स्टोरी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट इट इज क्वाइट गुड एंड समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड। एंड मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया, बट दिस इज एनिमेटेड बाय स्टूडियो ट्रिगर, जो कि स्टूडियो गाइनेक्स का ही ऑफस्प्रिंग है, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय हिरोयुकी इमाइशी। दिस मैन राइट हियर, लुक एट हिम, ही मेड गुरेन लगान, ही इज अ फकिंग लेजेंड। अगर आपने गुरेन लगान देखा है तो ऑनेस्टली दैट्स अ विन, बट यू ऑल्सो नो कि वो एनिमे कितना ज्यादा केओटिक है एंड सेम काइंड ऑफ केओस आपको साइबरपंक एज रनर्स में भी देखने को मिलता है। एंड सिंस ये एनिमे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था तो इसमें काफी सारा भर भर के इंटेंस गोर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सीरियसली दे वर नॉट होल्डिंग बैक एट ऑल। काफी सारे इंटेंस हैक एंड स्लैश फ्लैशी साइबोर्ग एक्शन, इनक्रेडिबल कैरेक्टर मूवमेंट्स, सर्व्ड विद ग्रेट विजुअल्स एंड ग्रेट म्यूजिक इन जस्ट 10 एपिसोड्स। साइबरपंक एक बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल राइड तो है ही, बट इट इज ऑल्सो वेरी ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ बॉय जिसका ग्रेट ह्यूमन पोटेंशियल पैसे, पावर और टेक्नोलॉजी के आगे ऑब्सोलीट रह गया। ये इजिली एक बहुत ही ज्यादा हीरोइक रो फाइट द पावर टाइप काइंड ऑफ स्टोरी हो सकती थी, जैसा कि इमाइशी यूजुअली अप्रोच करते हैं, लेकिन नहीं, साइबरपंक ने एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच रखी कैरेक्टर एक्शंस के मामले में। हमारा मेन हीरो अथॉरिटी के अगेंस्ट पावरलेस था, पावरलेस है और पूरे शो के दौरान पावरलेस ही रहता है। वो इस अनफॉरगिविंग डिस्टोपिया में अपनी एक छोटी सी जगह बनाने की कोशिश करता है, जिंदगी से बार्गेनिंग करके साइबर कन्या के ख्वाब बुनने की कोशिश करता है। बट इन द एंड दिस वर्ल्ड इज वे टू ब्रूटल, जो ह्यूमन लाइफ और फीलिंग्स को एज कॉन्शियस एक्नॉलेज ही नहीं करता। ये एक ऐसा डिस्टोपिया है जिस पर टेक्नोलॉजी ने कब्जा किया हुआ है। Where there is no soil, there is no soul. इंसानी जान की यहाँ पर कोई कीमत ही नहीं है। That's why you feel the sense of danger in every episode. Your heart will skip many beats while watching this, and the ending will literally crush you. Bye bye.